सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला, झालावाड़। आज मैं आपको मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल का सिलेबस डिस्कस करूंगा और इसको हमको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इसको आगे कंपटीशन में काम में ले सकते हैं, किस तरह से हम हमारी यूजी या पीजी के एग्ज़ाम में इस सिलेबस को यूज़ में ले सकते हैं, इसका आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम मानव भूगोल को 5 यूनिट्स में 5 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा, उसमें हम मानव भूगोल की प्रकृति, सर्वप्रथम हम मानव भूगोल की प्रकृति देखेंगे। उसके बाद में विषय वस्तु और मानव भूगोल के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर मानव भूगोल के जो सिद्धांत दिए हैं उसमें स्पेशली ब्लास महोदय ने, ब्रोन्स महोदय ने और हंटिंगटन महोदय ने जो योगदान दिया है मानव भूगोल में, उनका हम स्पेशल अध्ययन करेंगे। उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से थ्योरी दिए जो मानव भूगोल के विकास में सहायक रही हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट में इसके अलावा विश्व की जनसंख्या, विश्व में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कौन क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, कौन क्षेत्र में कम पाई जाती है, ये विश्व की जनसंख्या की वृद्धि, वितरण और समस्याएं, विकासशील देशों की समस्या कैसी है, विकसित देशों की समस्या कैसी है, वहाँ किस प्रकार का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, इसका हम अध्ययन फर्स्ट यूनिट में करेंगे। और दूसरे यूनिट में जो होगी वो पढ़ेंगे मानव की प्रजातियाँ, मानव प्रजातियाँ, उसके उनके प्रकार, वितरण और मानव व्यवसाय, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों के अलावा महत्वपूर्ण जनजाति, प्रजातियों के बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जनजातियां। महत्वपूर्ण जनजातियों में विश्व लेवल पे जो महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती है उसमें पढ़ेंगे हम एस्किमो को, पिग्मी को, बुशमैन को, गोंड को और नागा की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को एवं इनका पर्यावरणीय समायोजन। एक बार आप यूनिट नंबर 2 में जो सिलेबस हम कवर करेंगे उसको एक बार दोबारा सुने। मानव प्रजातियां, प्रकार, वितरण, मानव का व्यवसाय और महत्वपूर्ण जनजाति जिनमें एस्किमो है, पिग्मी है, बुशमैन है, गोंड है और नागा है। विश्व लेवल पे 2 जनजातियां हैं, 3 जनजातियां हैं और राजस्थान और भारत लेवल पे गोंड एवं नागा, ये जनजातियां हैं जिनका सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे और ये किस प्रकार से पर्यावरण के साथ में अपना समायोजन स्थापित करती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो यूनिट नंबर 3 होगा उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल। सबसे पहले उसमें आर्थिक भूगोल की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी प्रकृति और विषय वस्तु, उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन है जैसे वन, मृदा, जल और उनका वितरण, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में शक्ति के संसाधन पढ़ेंगे। शक्ति के संसाधनों में क्या होगा, कोयला, पेट्रोल, जल और अणुशक्ति। इनसे शक्ति मतलब ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं? अब ऊर्जा के संसाधनों में भी नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन। नवीनीकृत में कौन से आते हैं और अनवीनीकृत में कौन से आते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होंगे? जैसे खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये तो हो गए परंपरागत। इसके बाद में जो आधुनिक है वो सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इकाई 4 में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कृषि क्या होती है, कृषि की परिभाषा, कृषि की विशेषताएं। इसके बाद में कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से कृषि के प्रकार, ठीक है, कृषि के प्रकार के बाद में देखेंगे जो विभिन्न फसलें हैं, जो खरीफ, रबी और अलग अलग तरह की जो फसलें ऋतु होती है उसमें कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें किन किन भौगोलिक दिशाओं की आवश्यकता होती है और इनका वितरण और उत्पादन। विश्व लेवल पे हम गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी और रबर, ये मुख्य फसलें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार दोबारा सुने, गेहूं का, चावल का, गन्ना का, कपास का,
चाय का और कॉफी और रबड़, इन सभी फसलों का हम भौगोलिक दशाएं, किन भौगोलिक दशाओं में इन फसलों की पैदावार की जा सकती है और इनका वितरण कहाँ है और इनका उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे विश्व में कौन कौन से कृषि प्रदेश, ठीक है। कृषि प्रदेश के साथ साथ इसी इकाई में हम देखेंगे पशुपालन, और पशुपालन में स्पेशली दुग्ध उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी चौथी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद में जो पांचवी यूनिट होगी, जो पांचवी इकाई होगी, उसमें हम खनिजों का वितरण एवं उत्पादन पढ़ेंगे, ठीक है। अब खनिजों का वितरण उत्पादन, इससे पहले हम खनिज क्या होते हैं, खनिज के प्रकार कितने होते हैं, लौह खनिज, अलोह खनिज, इनकी उत्पादक क्षमता कितनी है, इस प्रकार का सब चीज सारी जो एलिमेंट्स है वो हम इसमें देखेंगे। अब इसके बाद में लोएस्ट, इन्हीं में लोएस्ट देखेंगे, तांबा देखेंगे, मैग्नीज देखेंगे, अभ्रक देखेंगे। ये जो मुख्य जो खनिज है उसका हम विवरण देखेंगे। इसके अलावा कहाँ कहाँ उद्योगों की अवस्थिति, भाई खनिज होंगे तो उद्योग होंगे, अब उद्योगों की अवस्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन कौन से उद्योगों का अध्ययन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लौह इस्पात को पढ़ेंगे, फिर सूती वस्त्र पढ़ेंगे, लुगदी और कागज उद्योग पढ़ेंगे, जहाज निर्माण पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके बाद में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। अब विश्व के औद्योगिक प्रदेशों के बाद में हम एक और परिवहन की व्यवस्था देखेंगे कि विश्व में सामुदायिक जो समुद्री द्वारा परिवहन व्यवस्था है, वो सामुद्रिक व्यापारिक जो मार्ग है उनका हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से टोटल मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल को हम 5 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो पांचों यूनिट्स हैं उनको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहली यूनिट में मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, मानव भूगोल का प्रकृति और विषय क्षेत्र कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में मानव भूगोल में जो स्पेशल सिद्धांत दिए, 3 सिद्धांत दिए, 3 सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिए। सबसे पहले ब्लास महोदय ने दिया है, ब्लास महोदय के बाद में ब्रूंस ने दिया है, ब्रूंस ने बाद में हंटिंगटन ने दिया है, ठीक है। अब मानव भूगोल में हम एक और टॉपिक है उसको कवर करेंगे, मानव और पर्यावरण के मध्य में जो संबंध है वो, इससे संबंधित जो अवधारणा निकल के आती है वो है नियतिवाद, उसके बाद में नवनियतिवाद, उसके बाद में संभववाद। ये 3 कंसेप्ट है, इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे, ओके। यूनिट नंबर 2 में हम किस पे जोड़ देंगे, यूनिट नंबर 2 पे हम मानव प्रजाति और जनजाति इन पे जोड़ देंगे। यूनिट नंबर 3 पे हम आर्थिक भूगोल, उसकी परिभाषा और प्राकृतिक संसाधन और शक्ति के संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के हो सकते हैं और शक्ति के संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में चौथी यूनिट में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और 5वीं यूनिट में हम खनिज वितरण, उद्योग और सामुद्रिक व्यापारिक जो मार्ग थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है कि ये हमारा हो गया सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस को जानें। अब जैसे ही हम सिलेबस को जान पाएंगे, सबसे पहला टारगेट सिलेबस को आत्मसात करना। उसके बाद में जो सिलेबस में शब्द दिए हुए हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको 20 शब्दों में आना चाहिए। सिलेबस में जो शब्द लिख दिया वो आपको कम से कम 20 शब्दों में अर्थ आपको आवश्यक है। ये आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो भी सिलेबस है उसकी क्षमता, उसके शब्दों को हम इस तरह से लिख पाएं कि प्रत्येक शब्द के बारे में 15 या 20 शब्द हम आसानी से लिख पाएं और बोल पाएं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जैसे मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, तो मानव भूगोल क्या होती है, उससे पहले हमें मानव क्या होता है, मानव के बारे में क्या हम 15 शब्द लिख सकते हैं, क्या आर्थिक के बारे में हम 15 शब्द लिख सकते हैं, तभी हमारा जो आगे का सिलेबस है वो आसानी से कवर हो सकता है। होता क्या है कि आजकल जो क्वेश्चन 200 शब्दों में पूछा जाना होता है उसको 20 शब्दों में पूछ सकते हैं, और जो 20 शब्द में पूछा जाना होता है उसको 200 शब्दों में पूछ लेते हैं। और कई बार तो यूजी और पीजी की लेवल पे एग्जाम में 500 शब्द तक पूछा जाता है। तो हमारी क्षमताएं उसी प्रकार से होनी चाहिए कि एक शब्द को हम 20 शब्दों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और 200 शब्दों को हम किस तरह से संक्षिप्त करके, ब्रीफ में करके किस प्रकार से उनको 20 शब्दों में कर सकते हैं। ये क्षमता हमें विकसित आनी चाहिए। ये क्षमता तभी विकसित होगी जब हमारे पास प्रत्येक शब्द की परिभाषा को उसको एक्सटेंड करने का, उसको विस्तृत करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो हम बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यूजी लेवल पे हमें लॉन्ग क्वेश्चन की जरूरत होती है। आजकल 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तर, बड़े उत्तर।
ठीक है। तो अति लघुत्तरात्मक में हमको सिर्फ 20 शब्द लिखने होते हैं या 15 शब्द लिखने होते हैं। उसके बाद में अगर हमको लघुत्तरात्मक लिखना है तो वो 50 से लेके 100 शब्द तक, और उसके बाद में 200 शब्द, 200 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आदर्श उत्तर होता है, बड़ा उत्तर, वो 200 से लेके 250 तक होता है। अगर आपको पॉइंट पता तो उसी का आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले आज मैंने आपको मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल का सिलेबस बताया है। अब आगे इनमें जो शब्द दिए, लगभग अगली 5 क्लास हमारी किसी टॉपिक को लेके स्पेशल क्लास नहीं होगी। उससे पहले मैं आपको वीडियो बना के प्रत्येक शब्द का पारिभाषिक शब्द दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर हमको क्रमबद्ध रूप से जो सिलेबस के टॉपिक है उनको 1 बाय 1 हम कंप्लीट कर पाएंगे, और आपकी जो मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल है वो आसानी से पूरी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।